सो गाइस, हमने बेसिक मैकेनिज़्म के बेसिक मतलब जो डेफिनेशंस थी कि जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस तरीके से हमारे पास ये जो है रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म होता है। तो बेसिकली मुझे ये पिक्चर जो मैंने बनाई है इसका मकसद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे जो क्वेश्चंस फील आए थे वो जब तक इस तस्वीर को मैंने नहीं समझा अच्छे से, और तो फिर मुझे वो मैं मतलब आई वॉज अनएबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, तो आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे अगर मेरा ल्यूमन है, ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, और ये क्या है, ये ल्यूमन है। अब ल्यूमन है तो ल्यूमन हमारे पास दो साइड पे फेस होता है। ये पीसीटी है, पीसीटी का ये एक बॉर्डर, ये दूसरा बॉर्डर। तो ल्यूमन जो है वो हमारे पास दो बॉर्डर्स ऑफ पीसीटी को फेस करता है। ल्यूमन जो है वो हमारे पास किसको फेस करता है, दो बॉर्डर्स ऑफ पीसीटी। तो अगर हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होगी, अगर हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होगी तो ये वाली साइड से भी रीएब्जॉर्प्शन होगी, ये वाली साइड से भी रीएब्जॉर्प्शन होगी। अगर हमारे पास ल्यूमन से किसी भी चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन वगैरह कुछ भी होती है तो वो हमारे पास इस साइड से भी होगी, इस साइड से भी होगी। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप ये वाली साइड के ऊपर खाली चैनल्स देखते हो तो खाली ये वाली साइड से रीएब्जॉर्प्शन होती है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली साइड से भी रीएब्जॉर्प्शन होगी, ये वाली साइड से भी रीएब्जॉर्प्शन होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये बॉर्डर बन रहा है तो ये बॉर्डर पे अपने सेल होंगे, भाई ये बॉर्डर पे अपने सेल होंगे। अब इस सेल की अपनी ये सरफेस होगी जो कि ल्यूमन को फेस कर रही होगी, यानी कि इसकी ये अपनी ल्यूमिनल सरफेस होगी। अब ये दूसरी बॉर्डर के सेल्स हैं, ये क्या है, दूसरे बॉर्डर के सेल है। अब इन बॉर्डर के सेल की अपनी ल्यूमिनल सरफेस है जो कि इसको फेस कर रही है। एक होती है ल्यूमिनल सरफेस, दूसरी होती है बेजोलेटरल सरफेस। ठीक है, ल्यूमिनल सरफेस को हम अपाइकल सरफेस भी कहते हैं। अब इस सेल की अपनी ल्यूमिनल सरफेस है जो कि ल्यूमन को फेस कर रही है, और अपनी बेजोलेटरल सरफेस है जो कि ब्लड वेसल्स को फेस कर रही है। ठीक, एक ल्यूमिनल सरफेस जो कि ल्यूमन को फेस कर रही है, दूसरी बेजोलेटरल सरफेस जो कि ब्लड वेसल को फेस कर रही है। तो क्या अगर ये वाली साइड पे बेजोलेटरल, ये वाले सेल की जो बेजोलेटरल साइड है वो अगर हमारे पास ब्लड वेसल को फेस कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली साइड है इसकी बेजोलेटरल ब्लड वेसल को फेस नहीं कर रही। नहीं नहीं, ये वाली साइड की भी अगर बेजोलेटरल है तो ये वाली साइड भी ब्लड वेसल को फेस कर रही होती है, क्योंकि पेरिटिकुलर कैपिलरीज आर क्वाइल्ड अराउंड द पीसीटी। पेरिटिकुलर कैपिलरीज आर क्वाइल्ड अराउंड पीसीटी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये वाली साइड है तो ये वाली साइड के बाद इंटरस्टिशियम आएगा, फिर ब्लड वेसल आएगी। ये वाली साइड है तो इसके बाद भी इंटरस्टिशियम आएगा, फिर ब्लड वेसल आएगी। बीच में हमारे पास क्या चल रहा होगा, बीच में हमारे पास ल्यूमेन चल रहा होगा। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। जी, असल में मैं इसको उधर रख नहीं सकता क्योंकि मेरी सारी मेहनत जो है वो 2-2.5 घंटे की ज़ाया हो जाएगी। सो नाउ यू सी, अब ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी। अब पीसीटी के ये दो सेल मैंने बना दिए, एक दो। तो इस सेल की अपनी ल्यूमिनल साइड है जो कि ल्यूमन को फेस कर रही है, इसके गिर्द भी ब्लड वेसल है। ये सेल है, इसका अपना ल्यूमिनल सरफेस है जो कि ल्यूमन को फेस कर रहा है, अपना बेजोलेटरल सरफेस है जो कि ब्लड वेसल को फेस कर रहा है। ठीक, अब अगर मैं जो हमें हर जगह पे जो रीएब्जॉर्प्शन देखनी है तो उसके लिए मैं देखूँ कि यार मैं कौन से सेल पे, जैसे ये एक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मुझे यहाँ दिखाओ, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं, एक सेल बनाया और उस सेल के ऊपर मैंने सारे आइंस लोकेटेड बनाए। अब जिस सेल कौन सा है और कौन से ब्लड वेसल है, तो हम यहाँ देखो, ये क्या है, ये पीसीटी है। अब पीसीटी का मैंने ये वाला सेल लिया, पीसीटी का मैंने ये वाला सेल लिया, उस ये वाले सेल को मैंने वहाँ पे समझ लो कि मैंने क्या कर दिया है, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक, उसके बाद जब हम आते हैं लूप ऑफ हैनल पे, उसके बाद हम किस पे आते हैं, लूप ऑफ हैनल पे। तो लूप ऑफ हैनल भी, ये देखो, ये रहा लूप ऑफ हैनल। इसके इस साइड पर भी हमारे पास क्या होगा, सेल होगा, इसके इस साइड पर भी सेल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि एक हमारे पास लूप ऑफ हैनल है तो इसके इस साइड पर भी सेल है, इसके इस साइड पर भी सेल है, इसके यहाँ पर भी ब्लड वेसल होगी, एस यू सी हियर। इस सेल के बराबर में भी ब्लड वेसल है, इस लाइन मतलब ये वाली जो बॉर्डर है इसके बराबर में भी ब्लड वेसल है। इसी तरीके से ये लूप ऑफ हैनल कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड के बाद ये हमारे पास जो है यहाँ से जो होता है, ये
वेजारेक्टा तो नहीं बोलते इसको, ये हमारे पास लूप बना। लूप बनने के बाद जब ये ऊपर जा रहा होता है असेंडिंग लिम्ब पे, तो इसके भी दो सेल्स होंगे, मतलब दो बॉर्डर है तो दो बॉर्डर पे अपने दो सेल होंगे। एक सेल ये वाली साइड का जो कि हमारे पास इसकी ब्लड वेसल जहाँ इस मतलब ये सेल इस ब्लड वेसल को फेस कर रहा है, ये सेल इस ब्लड वेसल जो इस तरफ जो होगी ब्लड वेसल उसको फेस कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पर हम एक सेल बना देते हैं और यहाँ पे दूसरे सेल है, तो ये सेल इस ब्लड वेसल को फेस कर रहा है, ये सेल इन ब्लड वेसल्स को फेस कर रहा है। तो बिफोर फेसिंग द ब्लड वेसल्स बीच में इंटरस्टिशियम आता है, ठीक। तो इस सेल के बीच में भी इंटरस्टिशियम आएगा, इस सेल के बीच में भी इंटरस्टिशियम आएगा, ठीक। अब हम अगर लूप ऑफ हैनल को देखते हैं, लूप ऑफ हैनल क्या चीज़, लूप ऑफ हैनल, उसमें हम कौन सा सेल लेते हैं, तो उसमें हम ये इस साइड का सेल लेते हैं, यानी कि ये जो है ये हम अगर हम फिगर्स वगैरह कोई भी बॉडी वगैरह की देखते हैं तो इस साइड पे जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड। तो लूप ऑफ हैनल वैसे भी, क्योंकि अगर हम देखें लूप ऑफ हैनल के दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग। डिसेंडिंग किस तरफ है, राइट साइड पे, तो हम डिसेंडिंग चूँकि राइट साइड पे होता है तो हम इसका राइट वाला मतलब जो है इसका भी राइट साइड का, ये डिसेंडिंग जो है हमारे पास किस तरफ किस साइड होती है, अगर हम लूप ऑफ हैनल देखें तो डिसेंडिंग किस साइड है, राइट साइड पे। तो इस डिसेंडिंग के हमें पता है दो बॉर्डर है, एक ये और एक ये, तो हम इसका जो है वो राइट साइड वाला जो है पार्ट ले लेंगे, राइट साइड का हम सेल उठा लेंगे, ठीक। अब अगर हम देखें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लिम्ब ये हमारे पास किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, तो इसका हम कौन सा सेल ले लेंगे, लेफ्ट साइड वाला, ठीक। फिर बारी आती है डीसीटी की, डीसीटी का वो सुपीरियर वाला सेल हम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट ये हमारे पास कहाँ पर है, लेफ्ट साइड, मतलब अभी अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये हमारे पास कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे, तो इसका हम कौन सा सेल उठा लेंगे, लेफ्ट साइड का, ठीक हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर ये सेल्स की अगर मैं आपको यहाँ पे जो मैंने तस्वीरें बनाई दी है पहले वहाँ से दिखाओ, वो वाला सेल है किसका है, पीसीटी का है। तो पीसीटी का वो कौन सा वाला है, बिल्कुल अप मोस्ट टॉप वाला पार्ट, ठीक है। जैसे आपने ये वाली पिक्चर में देख सकते हो जो ये टॉप वाला सेल है वो वहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लूप ऑफ हैनल। तो ये जो लूप ऑफ हैनल का ये वाला जो मैंने सेल बनाया है ये कौन सी साइड का है, ये हमारे पास भाई ये वाली साइड का, राइट साइड का सेल है, ठीक। राइट साइड का सेल है तो इसकी ब्लड वेसल कहाँ पर होगी, इस साइड पर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो थिक असेंडिंग लिम्ब हमारे पास हमें पता है कि ये कहाँ पर होता है, हमें पता है भाई लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो मैंने इसका जो है ये सेल जो है वो लेफ्ट साइड वाला लिया है, तो इसकी ब्लड वेसल हमारे पास कहाँ होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक। उसके बाद अब मेरे पास बारी आती है एट डीसीटी। तो डीसीटी का मैंने टॉप मोस्ट सेल उठा लिया, ठीक है। जो हमें पता है कि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट होता है मैंने इसका ये टॉप मोस्ट सेल उठाया, ठीक। तो इसकी ब्लड वेसल भी जो है वो ऊपर टॉप मोस्ट की साइड होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट हमें पता है दो टाइप की होती है, एक होता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और एक होता है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। तो इसकी जो सेल जो मैंने उठाए कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के, ये जो सेल मैंने उठाए हैं ये हमारे पास कौन से हैं, ये मैंने लेफ़्ट साइड, ये कौन से हैं, ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये वाले ये मैंने ये वाले साइड की सेल्स उठाए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी घबराओ नहीं, सब आसान है, बहुत आसान है। ये लेफ़्ट साइड का सेल है, ये भी लेफ़्ट साइड का सेल है, यानी कि अगर इनमें से हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही है तो ब्लड वेसल्स कहाँ पर होंगी, यहाँ पर। तो इस सेल का अगर हम देखें कि ये वाला सेल जो है ये हमारे पास क्या है, अपाइकल या ल्यूमिनल भी कह से। ये वाली साइड क्या है, ल्यूमिनल, ये वाली साइड क्या है, बेजल। इसी तरीके से ये वाली साइड हमारे पास ल्यूमिनल, ये वाली साइड बेजल, क्योंकि इसके ऊपर ब्लड वेसल है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड वेसल है, तो ये हमारे पास बेजल ल्यूमिनल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ब्लड वेसल है, तो ये हमारे पास बेजल, ये हमारे पास ल्यूमिनल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, बेजल साइड, और ये हमारे पास क्या है, ल्यूमिनल साइड, ये हमारे पास क्या है, बेजल साइड। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं। सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक।
अब ये क्या है, ये एक मैंने आपको बता दिया मैंने क्या बनाया है, पीसीटी का सेल। ये मैंने क्या बनाया है, पीसीटी का एक सेल। सपोज कर लो ये एक सेल है, इतना बड़ा सेल है, इसके ऊपर ये मैंने सारे ट्रांसपोर्टर्स लगा दिए। अब हमें क्या करना है, ये हमें इस ट्रांसपोर्टर्स को देखना है कि चैनल्स एट पीसीटी। पहले हमें क्या देखना है, ये जितने भी यहाँ पर मैंने चैनल्स रखे हैं ये क्या है, बेज़ोलैटरल पे कौन कौन से चैनल है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बेज़ोलैटरल साइड पे कौन कौन से चैनल है, यानी कि ये वाली साइड पे बेज़ोलैटरल जो कि ब्लड वेसल को फेस कर रही होगी उसके साइड हमारे पास कौन कौन से चैनल्स हैं। सबसे पहले आता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। फिर आता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। फिर आता है ग्लूट 2, फिर ग्लूट 1, ठीक है। फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट क्लोराइड, ये भी ये हमारे पास ये बाइकार्बोनेट अपॉन मैंने लिखा है, जिसमें भी ये मैं ऑब्लिक बना के लिख दूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट आपको तो पता है कि क्या होता है, कि अगर एक आयन इस तरफ जा रहा है, यानी कि एक आयन अगर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो दूसरा जो है वो हमारे पास सीक्रेशन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, काउंटर। फिर हमारे पास क्लोराइड के अपने अलग चैनल। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फॉस्फेट अपॉन एनाइन, यानी कि फॉस्फेट हमारे पास रीएब्जॉर्ब होगा और एनाइन जो है कोई ना कोई वो सीक्रेट होगा। इसको देखते हैं कैसे होगा सारा। फिर आता है कैल्शियम एटीपीस, यानी कि ये कैल्शियम रीएब्जॉर्ब कराएगा। फिर कैल्शियम ऑब्लिक सोडियम। अच्छा, ये एक ऐसा वाहिद चैनल है जो कि सोडियम को बाहर फेंकवाता है और खुद रीएब्जॉर्ब होता है। ये चीज़ याद रखना कि मुझे जितना याद पड़ता है कोई और ऐसा चैनल नहीं है जो कि सोडियम को बाहर फेंकवाए टूवर्ड्स द ल्यूमेन और खुद रीएब्जॉर्ब हो टूवर्ड्स द ब्लड। ये वाहिद चैनल है जो कि क्या करता है कि तीन सोडियम को इंटरस्टिशियम या ब्लड से लेकर ल्यूमेन के अंदर फेंकवाता है और खुद जो है ल्यूमेन से ब्लड की तरफ रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, इसकी कैल्शियम की। ये कैल्शियम ऑब्लिक सोडियम चैनल ऐसा चैनल है जो कि 3 सोडियम को ल्यूमेन की तरफ भिजवाता है और खुद रीअब्जॉर्ब होता है। बाकी किसी में इतनी तपड़ नहीं है, ये पता नहीं कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल है बेजो। और फिर हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड चैनल्स है बेजो, ठीक है। इन सबको अब हम समझते हैं। हमें समझना है क्या कि सबसे पहले ये देखो, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल है, इसका ये वाला साइड क्या है, ल्यूमिनल वाला साइड, ठीक है। ये वाला साइड क्या है हमारे पास, ल्यूमिनल वाला साइड। हमें देखना है कि कैसे आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। फॉर सपोज अभी हमने कौन सा आयन लिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है। अभी हमने ये 3 आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को देखना है। अब सोडियम जो है, सोडियम खुद खुद सोडियम भी डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब कैसे होगा कि पहले हमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने कम नहीं की तो हमारे पास ल्यूमेन से चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। वो अगरचे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हमारे पास कम हो गई कंसंट्रेशन, लेकिन अभी हमें ल्यूमेन के अंदर और उसके सेल के अंदर जो है, पीसीटी की सेल्स के अंदर जो है, हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करना है। लाइक सेल्स के अंदर, पीसीटी की जो सेल्स हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, सोडियम की कंसंट्रेशन को कम करना है। फॉर दिस हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा इनटू इंटरस्टिशियम से ब्लड के अंदर। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, 3 सोडियम को ल्यूमेन से 3 सोडियम को सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट कराता है इनटू द रीनल इंटरस्टिशियम, ठीक है। और क्या करता है, 2 पोटेशियम इंटरस्टिशियम से लेके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, 3 सोडियम को सेल से बाहर भिकवाता है और 2 पोटेशियम को अंदर सेल के अंदर भिकवा देता है। फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर पोटेशियम अगर अंदर आ गया, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर से मतलब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। ऐसी बात है, चीज़ सेल के अंदर आ गई। एक सेकंड होल्ड करो, मैं दोबारा दिखाता हूँ। भाई देखो, यहाँ से अगर हमारे पास ये क्या है, ल्यूमेन वाला एरिया, ल्यूमेन वाले एरिया से चीज़ सेल के अंदर आती है। ये क्या है, ल्यूमेन वाला एरिया। यहाँ से चीज़ सेल के अंदर आती है, यहाँ से फिर हमारे पास इंटरस्टिशियम और फिर ब्लड में जाती है। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकवाता है सेल से, ठीक है, इनटू द इंटरस्टिशियम से ब्लड में, और 2 पोटेशियम को हमारे पास सेल के अंदर फेंकवाता है। अब 2 पोटेशियम जब यहाँ आ गए तो उसका मतलब तो ये है कि जब ये सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ये फिर हमारे पास ल्यूमेन में ना आ जाए,
अब ल्यूमन में आ जाएगा तो पोटेशियम की अमाउंट कम हो जाएगा, हमें पोटेशियम का अमाउंट बचाना है, क्योंकि पोटेशियम का कम अमाउंट अगर छोटा मोटा भी ऊपर नीचे हो गया तो बंदे की डेथ हो सकती है। अब पोटेशियम को हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, रीएब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। कुछ अमाउंट सीक्रेट भी करवाएंगे और कुछ अमाउंट रीएब्जॉर्ब भी कराते हैं। सो मिक्सचर चलता रहता है कि कुछ अमाउंट हमारे पास रीएब्जॉर्ब दोबारा होता है और कुछ अमाउंट हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है। अब थोड़ा बहुत इनको डिस्कस कर रहे थे, सॉरी वो वीडियो जो थी वो कैंसिल हो गई थी, मतलब सॉरी जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। सो मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास पोटेशियम की कंसनट्रेशन थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो हमारी डेथ हो सकती है। तो अब सेल के अंदर हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप ने जो है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा दी। अब हमें उसको रीएब्जॉर्ब भी करवाना है, जाहिर सी बात है अगर कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ गई हमें दोबारा भी रीएब्जॉर्ब कराना है। अब रीएब्जॉर्ब कैसे करेंगे भाई, ये सोडियम पोटेशियम पंप तो तंग कर रहा है, वो रीएब्जॉर्ब के लिए तो नहीं करता, वो बाहर से अंदर फेंक देता है। अब हमें रीएब्जॉर्ब तो कराना है ना। वो एक बंदा चपेड़ करा रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम चपेड़ खाते रहेंगे, हम वापस अपने घर भी तो जाएंगे ना। अब वो घर कैसे जाएगा कि इसका अपना अलग ज़ाती चैनल होगा, इसका अपना ज़ाती अलग चैनल होता है थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये हमारे पास दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक सोडियम पोटेशियम देखा चैनल एट द बेजो, और हमने दूसरा क्या देखा, पोटेशियम चैनल एट बेजो। दो चैनल्स हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होगा कि हमने ये देखा कि सोडियम जो है वो हमारे पास ल्यूमन से, अच्छा सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया, अच्छा मैं सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्कस कर रहा था। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया कि 3 सोडियम जब सेल से अंदर ले लिए, ठीक है, 3 सोडियम सेल से इंटरस्टिशियम में डाल दिए, तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। सोडियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा द ल्यूमिनल साइड, वो क्या कराएगा, वो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो हेयर वी गो एट द ल्यूमिनल साइड, हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल, अच्छा मैंने खाली सोडियम चैनल नहीं लिखा, इसको खाली सोडियम चैनल ये भी ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ल्यूमन से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो भाई अब वो मैंने जैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था कि वो अपने साथ ऐसे आइंस को भी ले, ऐसे सब्सटेंसेस को भी ले जाएगा जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास कौन सी चीज़ें जाती हैं, दो जाती हैं, एक फॉस्फेट, एक अमाइनो एसिड, दूसरा ग्लूकोज। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ल्यूमन से कौन से सब्सटेंस जाते हैं विद सोडियम, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम के साथ हमारे पास कौन से दो सब्सटेंसेस जाते हैं, अमाइनो एसिड और है ना ग्लूकोज। ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सोडियम के साथ ल्यूमन से हमारे पास सोडियम के साथ हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास ल्यूमन से एब्जॉर्ब होते हैं अलॉन्ग विद सोडियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जाहिर सी बात है अब हम ल्यूमन पे देख रहे हैं, तो ल्यूमन पे हमारे पास क्या होगा, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर और SgL2 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब अगर हम PCT देखें, PCT ठीक है, ये PCT का ऊपर वाला सेल, ये PCT का नीचे वाला सेल, बीच में क्या है, ल्यूमन। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है, मैंने तो वो एक सेल ही दिखा दिए, चैनल्स जो हैं उन सेल्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब जैसे ये इतने सारे चैनल ल्यूमिनल मैंने एक ही सेल पर कोशिश करके एक्सप्लेन करने की कर दी, लेकिन क्या होता है कि कुछ चैनल्स जो हैं वो पहले वाले सेल पे होंगे, कुछ चैनल्स हमारे पास जो है वो दूसरे वाले सेल्स पे होंगे, कुछ तीसरे वाले सेल्स पे होंगे। मैंने फॉर इजीनेस मैंने क्या किया, सारे एक जगह पे एडजस्ट कर दिए। तो सपोज करो कि हमारे पास PCT में 4 सेल आते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक, सपोज 4 सेल तो नहीं आ सकते ना, कॉमन सी बात है, सपोज करो 4 सेल आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 2 सेल क्या होंगे, अर्ली PCT, और ये 2 क्या हो जाएंगे, लेट PCT। तो सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर ये हमारे पास क्या होता है, अर्ली PCT में। सोडियम ग्लूकोज, जिसे मैंने यहाँ लिखा है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 SgLT2, ये हमारे पास क्या होता है, अर्ली के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अर्ली PCT वाले सेगमेंट में, ठीक है। अब सोडियम ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर 2 ये क्या कराएगा, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और सोडियम जो है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब सोडियम अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीएब्जॉर्ब हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये पंप ग्लूकोज को खींच लेगा फ्रॉम द ल्यूमन, ग्लूकोज को खींच लेगा फ्रॉम द ल्यूमन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जाहिर सी बात है कि है ना, जब ये सोडियम जब सेल में आ जाएगा तो सोडियम को रीएब्जॉर्ब होना है, तो हमें पता है कि भाई सोडियम पोटेशियम चैनल है वो रीएब्जॉर्ब करा लेगा। दूसरा, अब जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड भी सेल के अंदर आ गए, और है ना सोडियम ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज भी अंदर आ गए, तो जाहिर सी बात है अब सेल से उनको ब्लड में एब्जॉर्ब कराना है, तो बेजोलेटरल पे इनका भी चैनल होना चाहिए। तो बेजोलेटरल पे आप देखोगे कि अमाइनो एसिड चैनल एट बेजो, आपको अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करने के लिए भी चैनल मिलेंगे द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हमारा ग्लूकोज आया है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए भी चैनल होना चाहिए। जाहिर सी बात है खाली खाली तो ग्लूकोज नहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बेजोलेटरल साइड पे हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए भी चैनल। तो SGLT2 यानी कि सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टर था 2, इससे हमारे पास जो ग्लूकोज आया है वो वाला ग्लूकोज जो SGLT2 से आया है वो फिर अब हमारे पास बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे GLUT2 ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होगा। GLUT2 क्या है, वो है चैनल है, प्रो चैनल का नाम है। अब जो ग्लूकोज हमारे पास SGLT2 से आया होगा वो फिर इस GLUT2 से बेजोलेटरल GLUT2 ट्रांसपोर्टर एट बेजोलेटरल वाली साइड से चले जाएगा इंटरस्टिशियम से, इंटरस्टिशियम में ब्लड में। ठीक हो गया। अब फिर हमारे पास क्या होता है, ये तो हमने देखा अर्ली पे। लेट पे क्या होता है, लेट पर भी हमारे पास थोड़ी सी ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब लेट पे या वीकेंड से अर्ली के बाद जब हमारे पास ये देखो, ये मैंने बता दी, ये क्या है अर्ली, ये क्या है लेट और डिस्टल। ठीक है, लेट और डिस्टल। ठीक है, जब हम जहाँ से यहाँ पर गए फिल्ट्रेट हमारा चल रहा है, ठीक है। अब जब फिल्ट्रेट हमारे पास लेट पे पहुंचा तो इसकी सेल के पास भी ल्यूमन वाली साइड है और बेजोलेटरल वाली साइड है। तो ल्यूमन वाली साइड पे अब हमारे पास क्या होगा कि और हमें ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कराना है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कराना है, सोडियम के बगैर हो नहीं सकता, और सोडियम के साथ साथ इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर का होना लाजमी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, SGLT1, ये भी क्या है, सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर 1, इसका चैनल का नाम है। ये हमारे पास क्या होगा, लेट डिस्टल से थोड़ा सा पहले, अर्ली के फ़ौरन बाद, फुल लेट डिस्टल पे नहीं, वी कैन से मिड पे, जैसे ये अर्ली है, ये फुल लेट डिस्टल है, बीच में होगा, मतलब बीच वाले सेल्स में ये होगा। कौन, बीच वाले सेल्स की भी ल्यूमिनल वाली साइड पे हमारे पास SGLT1 होगा। इससे भी क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया, सेल के अंदर आया। अब सेल के अंदर आने के बाद सोडियम बहुत सारे चैनल से पास हो सकता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए बेजोलेटरल पे कौन कौन से और चैनल है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम के अलावा एक्सेप्ट और कौन से चैनल्स हैं जहाँ से ये हमारे पास सोडियम जो है वो बेजोलेटरल वाली साइड से रीअब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक, अब ग्लूकोज जो इस SGLT1 से रीअब्जॉर्ब हुआ है वो जाहिर सी बात है उसको बेजोलेटरल साइड से रीअब्जॉर्ब दोबारा होना ब्लड के अंदर। तो अब वो देखेगा कि बेजोलेटरल साइड पे GLUT1 कहाँ पर है, वो क्या देखेगा, GLUT1 एट बेजोलेटरल। तो फिर वो वहाँ से बेजोलेटरल पे जाएगा, बेजोलेटरल पे जब GLUT1 को देखेगा तो उसके साथ बाइंड होके वो हमारे पास बाहर इंटरस्टिशियम से ब्लड के अंदर। ठीक, फिर हम देखते हैं क्लोराइड को, किसको देखते हैं, क्लोराइड को। अब क्लोराइड कैसे रीअब्जॉर्ब होगा, तो याद रखना कि जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो अब क्लोराइड या तो हमारे पास क्लोराइड कैसे रीअब्जॉर्ब होगा कि भाई या तो ल्यूमिनल वाली साइड पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर हो, भाई ल्यूमिनल वाली साइड पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर हो, जैसे ये रहा ल्यूमिनल वाली साइड पे हमारे पास क्या हो, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो भाई जब सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है जब पॉजिटिवली चार्ज रीअब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो नेगेटिवली चार्ज धक्का मार के पीछे आएंगे, और वैसे भी जहाँ सोडियम जाता है वहाँ क्लोराइड धक्का लगा के पीछे जाता ही है। ठीक है, या फिर हमारे पास क्लोराइड के अपने ज़ाती चैनल्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे ये हमारे पास ल्यूमिनल वाली साइड से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये एब्जॉर्ब तो हो गया,
ठीक है। अब ये ब्लड में कैसे जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, इसको ब्लड में जाना है तो बेजोलेटरल पे भी इसके चैनल होने चाहिए। तो बेजोलेटरल पे भी हमारे पास क्या होते हैं? क्लोराइड चैनल्स होते हैं। बेजोलेटरल पे हमारे पास क्या होते हैं? क्लोराइड चैनल होते हैं। लेकिन अब दो हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज। एक आ जाता है बाइकार्बोनेट जो कि कॉम्पिटिटिवली इसके इनहिबिट करेगा क्लोराइड को, ठीक है। तो एक तो ये है कि रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास एट द बेजोलेटरल हो जाती है बाय क्लोराइड आयन चैनल। क्लोराइड के अपने चैनल होंगे बेजोलेटरल पे, जैसे मैं यहाँ देखूँ मैंने कहीं बनाया भी है, ये रहा, यू कैन सी हियर क्लोराइड का अपना चैनल है जिससे ये हमारे पास बेजोलेटरल से रीएब्जॉर्ब हो गया, ठीक। दूसरा क्या है कि क्लोराइड बोलेगा अरे मेरी जान बाइकार्बोनेट में अच्छा खासा रीएब्जॉर्ब हो रहा हूँ, तेरे को क्या मसला है? बोलेगा नहीं बेटा नहीं। वो उसको सपोज करो कि अगर हमारे पास 5 क्लोराइड जो थे वो रीएब्जॉर्ब हुए हैं, 5 क्लोराइड हमारे पास क्या हुए? रीएब्जॉर्ब हुए। तो बाइकार्बोनेट बोलेगा नहीं ये तो तुमने गलत किया है। वो बाइकार्बोनेट क्या करता है? बाइकार्बोनेट इसको रीएब्जॉर्ब होने नहीं देता, बेसोलेटरल साइड। हाँ बेजोलेटरल साइड पे इसको रीएब्जॉर्ब होने नहीं देगा, खुद रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वो क्या कराएगा? तो 5 रीअब्जॉर्ब है वो ल्यूमिनल साइड से आए सर। हाँ भाई, ल्यूमिनल साइड से हमारे पास सेल के अंदर आए, सेल से बेजोलेटरल में चले गए, ठीक है। बेजोलेटरल से हमारे पास कहाँ आ गए? इंटरस्टिशियम में आ गए। अब इंटरस्टिशियम से कहाँ पे जाना चाहिए? इसको ब्लड में। बाइकार्बोनेट आइंस क्या करते हैं कि बाइकार्बोनेट आइंस क्या करेंगे कि ल्यूमन के अंदर, ठीक है, सॉरी ये सेल है, सेल का ये हमारे पास ल्यूमिनल वाला साइड, ये बेजोलेटरल। क्लोराइड आइंस अभी यहाँ पर आ गए रीअब्जॉर्ब होने के बाद, जाहिर सी बात है क्लोराइड आइंस जहाँ पर आए, जहाँ से फिर अपने चैनल्स के थ्रू वहाँ चले गए। अब बाइकार्बोनेट आइंस सेल के ल्यूमन में आ गए, कैसे भाई? वो जैसे सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हुआ, सोडियम के साथ क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हुआ, ऐसे हमारे पास सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट आइंस भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं है, अच्छा मैं बाइकार्बोनेट का थोड़ा सा बताऊंगा कि इसकी फॉर्मेशन वगैरह भी कैसे होती है, लेकिन अभी आप दिमाग में रखो कि सेल के अंदर सेल के जो साइटोसोल वाला जो हिस्सा है, जाहिर सी बात है सेल का साइटोसोल वाला भी हिस्सा है। अगर सेल का ये हम है ना ल्यूमिनल वाला पार्ट लेते हैं, ये बेजोलेटरल, तो जाहिर सी बात है सेल का साइटोसोल वाला पार्ट भी होगा। साइटोसोल मतलब सेल का पार्ट एक्सेप्ट फ्री ऑफ ऑर्गेनल्स, ठीक है, साइटोसोल वाला पार्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि साइटोसोल के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयंस कैसे आया। अभी आपको बस बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि भाई बाइकार्बोनेट आयंस अभी सेल के साइटोसोल में मौजूद है, ठीक है। क्लोराइड आयन सपोज करो 5 अभी हमने रीअब्जॉर्ब करा दिए। क्लोराइड आयंस हमने कितने रीअब्जॉर्ब करा दिए? 5। क्लोराइड आयंस कितने रीअब्जॉर्ब करा दिए? 5। अब इस क्लोराइड आयंस को किसके अंदर जाना है? जाहिर सी बात है ब्लड में जाना है। अब बाइकार्बोनेट बोलेगा इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, तो बाइकार्बोनेट क्या बोलेगा? अब बाइकार्बोनेट जो रीअब्जॉर्ब हुए हैं, सपोज करो 5 रीअब्जॉर्ब हुए ना, तो 2 को नीचे बुला लेगा, 2 क्लोराइड को नीचे बुला लेगा और उसकी जगह खुद जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो ब्लड के अंदर चले जाएगा। सो एट बेजोलेटरल हमारे पास क्या होगा कि वो क्लोराइड बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर भी होगा, तो सॉरी काउंटर ट्रांसपोर्टर भी होगा। क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर? बेजोलेटरल पे। बेजोलेटरल पे हमारे पास एक और कौन सा चैनल होगा? क्लोराइड बाइकार्बोनेट, जो कि क्या कराएगा कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, ठीक है। और क्लोराइड जो कि अभी इंटरस्टिशियम में आए थे ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन, वो दोबारा ल्यूमन में आ जाएंगे। फिर वो बोलेंगे यार इसने मेरे को फजूल में निकाल दिया, फिर ये बोलेगा मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, तो फिर बोलेगा चलो खैर हो गई, मैं अपने चैनल से दोबारा वापस चले जाता हूँ, ठीक हो गया। अब हमें देखनी है कि ये जो बाइकार्बोनेट आया है, ये बाइकार्बोनेट कैसे आया है। कंटिन्यू करते हैं। अब हमें देखना है बाइकार्बोनेट को, ठीक है, कि ये हमारे पास बाइकार्बोनेट की क्या कैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, ठीक है। तो इस बाइकार्बोनेट को समझने से पहले मेरे हमजा भाई ने भी क्वेश्चन किया कि यार हम जो SgLt2 और SgLt1 से हम जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके हिसाब से लेते हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड और है ना जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ल्यूमन है इसके हिसाब से, कि भाई ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है और सेल के ये जो ल्यूमन है इसके अंदर कम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है और यहाँ से फिर हम ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, या फिर ये जो सेल है इसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ल्यूमन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, फिर हम इस कम वाली से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सो इसके देखो पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास पेरिटिबुलर कैपिलरीज वगैरह के अंदर नॉर्मली ग्लूकोज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ल्यूमन,
सो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं कोई पीएचडी डॉक्टर तो प्रोफेसर हूँ नहीं। लेकिन जो दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे किडनी की जो पीसीटी वाले सेल्स हैं, पीसीटी की जो सेल्स हैं, जाहिर सी बात है ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगी, अपनी ग्लूकोज होगी, ठीक है। और हमें पता है कि किडनी जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो इस सेल का जो ग्लूकोज कंटेंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ल्यूमिनल ग्लूकोज कंटेंट, ठीक है। जो ल्यूमिन के अंदर ग्लूकोज कंटेंट आया है ड्यू टू अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो हमारे पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू द पीसीटी सेल्स ओन ग्लूकोज कंटेंट। पीसीटी सेल के अंदर अपने जो ग्लूकोज कंटेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास ल्यूमन के अंदर जो ग्लूकोज कंटेंट है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, इसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट क्या है, कम है, तो फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे थे बाइकार्बोनेट आयंस को। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड है, ये क्या है हमारे पास, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कहाँ से आती है, या तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से आती है, या फिर ये जो सेल्स होते हैं पीसीटी के, इनके अंदर जब मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है तो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सपोज करो इधर हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई ब्लड से आ रहा है, वैसे हमारे पास सेल के अंदर भी अपनी मेटाबॉलिज्म वगैरह हो तो भी हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हो सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर थ्रू द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटेगा H पॉजिटिव आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने वाटर से मिलाया, इधर मैंने कार्बोनिक एसिड यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ पर मैंने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड टूटता है बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस के अंदर। अब बाइकार्बोनेट आयंस जो हमारे पास जहाँ पर आ गए, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस जो हमारे पास अब किसके अंदर आ गए, ल्यूमेन के अंदर, सॉरी सेल साइटोसोल के अंदर आ गए, ठीक है। अब हमें इसको रीअब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, किसके अंदर, इंटरस्टिशियम के अंदर। तो वो याद आया कि मैंने आपको बताया था कि बाइकार्बोनेट किसके साथ किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। एक तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेल साइटोसोल के अंदर हम जो है सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम कम कराते हैं, पहले सोडियम पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम कराता है। सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है वो पहले क्या करता है, सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम करवाता है सोडियम की। फिर हमारे पास सोडियम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ल्यूमन से सोडियम ले लेते हैं सेल के अंदर। अब जाहिर सी बात है सेल में आ गए तो उसको बाहर भी तो ट्रांसपोर्ट भी तो कराना है ना, रीअब्जॉर्ब भी तो कराना है। फिर सोडियम जो है वो सोडियम पोटेशियम के थ्रू भी रीअब्जॉर्ब होता है, बाकी दूसरे चैनल्स के साथ भी होता है। तो इसी तरीके से एक और चैनल है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। तो ये लोग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्जॉर्ब, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जब ज़्यादा हो गए सेल के अंदर, ठीक है, तो वो रीअब्जॉर्ब हो गया सोडियम, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हुई तो वो सेल के अंदर ज़्यादा हो गया। अब हमें सेल के अंदर ज़्यादा रखना नहीं है, हम रीअब्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक। अब बाइकार्बोनेट एक तो सोडियम के साथ चलेगा, दूसरा बाइकार्बोनेट किसके साथ जाएगा, दूसरा ये चला जाएगा क्लोराइड के काउंटर ट्रांसपोर्टर के। क्लोराइड को इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर फेंक देगा और खुद सेल से इंटरस्टिशियम में चला जाएगा और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया भाई, बाइकार्बोनेट का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आया है, जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसका हम क्या हल करेंगे, अब उसका भी कुछ ना कुछ तो करना है। तो याद रखना इस हाइड्रोजन को हम एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, इसी जो हमारे पास हाइड्रोजन आता है इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेल में से हाइड्रोजन को ल्यूमेन के अंदर फेंकना है। ये जो सेल है, सेल के अंदर जो हाइड्रोजन बना है इसको हमें सेल में से इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर डालना है। सेल में जो हमारे पास हाइड्रोजन बना है इससे निकाल के हमें इसको कहाँ डालना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी हमें कोई पंप चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब आप बोलोगे यार सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट है ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड है, ये हमारे पास ल्यूमिनल वाली साइड पे लोकेटेड है।
अब ल्यूमिनल वाली साइड पे सोडियम कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप बोलोगे कि यार अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी वजह से हम उसको कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? कौन भाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है? तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये हमारे पास क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नीचे जा रहा होता है, यानी कि सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ल्यूमन में ज़्यादा होती है। अब आप बोलोगे कि यार सेल में तो ये ज़्यादा बन रहा है, बन ही ये सेल में रहा है तो सेल में तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। तो मेरे भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से अभी तक हमने H पॉजिटिव आयन की रीअब्जॉर्प्शन देखी नहीं, तो ल्यूमन के अंदर क्या हुआ? H पॉजिटिव आयन अभी ज़्यादा है, तो ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द सेल। एज़ कम्पेयर टू द सेल ल्यूमन के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब हम सेल से H पॉजिटिव आयन को ल्यूमन की तरफ वापस ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर जो है ये हमारे पास क्या है? एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसमें सोडियम जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाइड्रोजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, अब हमने कौन कौन से पंप देख लिए, अगर थोड़ा सा फटाफट देखें, ये भी हो गया, ठीक, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर भी हो गया, पोटेशियम चैनल्स भी हो गए। अब सिर्फ हमारे पास कैल्शियम और पोटेशियम का रह गया। ठीक है, अगर हम जहाँ एट बेजोलेटरल देखें, क्लोराइड भी हो गए, सोडियम क्लोराइड भी हो गया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड भी हो गया, और जो है अब हमारे पास ये रह गया। अच्छा ठीक है, इनमें भी सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फेट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक, अब कैल्शियम की हमारे पास कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है? किसकी? कैल्शियम की। हमें किसकी रीअब्जॉर्प्शन देखनी है? कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन एट पीसीटी। अभी हम ये याद रखने सारी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ देख रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है, बाकियों पे इतनी मुश्किल नहीं है, बाकियों पे बड़ी आसान है। ठीक है, अब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है? जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि कैल्शियम ऐसा वाहिद आयन है जो कि हमारे पास क्या करता है कि जब ये रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा ल्यूमिनल वाली साइड से, ये हमारे पास ल्यूमन है, ल्यूमिनल वाली साइड पे इसका अपना एक ज़ाती कैल्शियम का चैनल है। ठीक है, जिससे ये क्या होगा? अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ल्यूमन में कंसंट्रेशन इसकी क्या है? इसकी ल्यूमन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसमें उसकी कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, वहाँ से ही हमारे पास क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वहाँ से ही हमारे पास क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है? एटीपेस पंप। एटीपेस पंप जो कि क्या कराएगा कि तीन सोडियम को बाहर से अंदर इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर डालेगा और खुद जो है ये हमारे पास बाहर चले जाएगा। ठीक है, खुद जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा। ठीक है, और तीन सोडियम को हमारे पास अंदर डाल देगा। एक तो इसका ये पंप हो गया बेसोलेटरल साइड, एट द बेसोलेटरल साइड पे, वरना कोई ऐसे किसी चैनल के पास ताकत नहीं कि बाहर से इंटरस्टिशियम से उठा के सोडियम को जो है वो अपने सेल के अंदर लेके जाए। हमने क्या देखा था? सोडियम पोटेशियम पंप सबसे पहले क्या करता है? सोडियम को बाहर लेके जाता है ताकि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो, और अगर रीअब्जॉर्प्शन से हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो देयर आर मल्टीपल वेरियस आयंस चैनल जो कि क्या करते हैं? सोडियम को सेल के अंदर से बाहर निकाल के इंटरस्टिशियम में डाल देते हैं। हमने जितने भी ट्रांसपोर्टर देखे इसमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर देखा जो कि सोडियम को बाहर से अंदर लेकर आ रहा होता, एक्सेप्ट सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। ठीक, ये क्या करता है? तीन सोडियम को बाहर से अंदर लेके आ जाता है और खुद जो है कैल्शियम बाहर चले जाता है। और कोई तरीका है सोडियम का कैल्शियम का रीअब्जॉर्ब होने का? हाँ, तो भाई एक तरीका है। एक ये कि एक और खुद ही एक कैल्शियम एटीपेस चैनल लगा हुआ होगा, कैल्शियम एटीपेस एट द बेसोलेटरल, कि जब हमारे पास कैल्शियम आइंस रीअब्जॉर्ब होकर ल्यूमन से रीअब्जॉर्ब होकर हमारे पास सेल के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो कैल्शियम एटीपेस वाले चैनल के साथ बाय द हेल्प ऑफ एटीपी ये हमारे पास कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, ये हमने देख ली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम भी हो गया। ठीक है, अब आखिरी क्या बचा? फॉस्फेट। अब आखिरी हमारे पास क्या बचा? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। सोडियम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये फॉस्फेट भी जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
विद को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या कराता है, इन दोनों की मतलब को ट्रांसपोर्टर जो है वो दोनों को रीअब्जॉर्ब करा देता है। सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जाहिर सी बात है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन देखी थी कि भाई सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा तो नेगेटिवली चार्ज वाला कोई ना कोई आयन तो झक मार के पीछे जाएगा, तो कभी क्लोराइड चले जाता है, कभी फॉस्फेट चले जाता है, ठीक है, डिपेंड्स। उसी चैनल के साथ। नहीं, सोडियम फॉस्फेट का अपना अलग चैनल है, सोडियम क्लोराइड का अपना अलग चैनल है। हर चैनल बियर्स स्पेसिफिसिटी, ठीक है, हर चैनल क्या बियर करता है, स्पेसिफिसिटी, कि अगर सोडियम को अभी इस चैनल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो इसके साथ फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज वाले का होना लाजमी है। अगर सोडियम सपोज करो सोडियम क्लोराइड वाले के थ्रू जा रहा है तो फिर उसके सोडियम के साथ क्लोराइड का होना लाजमी है, ठीक है। हर चैनल हैव स्पेसिफिसिटी विच अलाउज सोडियम टू कंबाइन विद स्पेसिफिक नेगेटिवली आयन, ठीक है। अब फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर आ गया। अब फॉस्फेट क्या होगा भाई, रीअब्जॉर्ब होना आगे ब्लड के अंदर कैसे जाए, बेजोलेटरल से तो जाना है, जाहिर सी बात है कोई चैनल की ज़रूरत होगी। अब ये क्या करता है कि ये काउंटर ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट को, यानी खुद जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा एक और एन आइन, जाहिर सी बात है पॉजिटिव को तो निकालने से रहा, एक एन आइन को बाहर से अंदर ले आएगा, इंटरस्टिशियम से अंदर ले आएगा। इट कुड बी क्लोराइड, इट कुड बी बाइकार्बोनेट और एनी नेगेटिवली चार्ज, जिसको ये इंटरस्टिशियम से पकड़ के बाहर निकाल देगा और खुद रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सो दिस वाज द टोटल अटमोस्ट रीअब्जॉर्प्शन एट पीसीटी, ओनली एट पीसीटी। अभी बाकी जगहों पे रीअब्जॉर्प्शन बाकी है। क्या खाली सिर्फ पीसीटी पे रीअब्जॉर्प्शन ही होती है, सीक्रेशन नहीं होती क्या? सीक्रेशन हमने देखी भाई, हाइड्रोजन की सीक्रेशन हो रही थी, और किसकी सीक्रेशन होगी हमारे पास, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बेचारा ऐसा मासूम गरीब आदमी है, हर जगह से सीक्रेट, हर जगह वाले जितने भी ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो ल्यूमन में चल रहा होता है, इसकी साइड पे जो बॉर्डर्स पे जो भी सेल होंगे वो अभी आपने पीसीटी में देखा ना। अच्छा, पीसीटी के बाद जो है ये हमारे पास लूप ऑफ फाइनल में जाएगा तो भी कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म वगैरह होगा, वहाँ पर भी इसके सेल्स जो होंगे वो उसको क्या कर देंगे भाई, फिल्ट्रेट के अंदर ही डाल देंगे, बोलेंगे जा हमारी बला से भी निकले केराटिनिन। अब क्वेश्चन ये कि यार इतनी रीअब्जॉर्प्शन, इतनी जो चक्कर हमने पीसीटी पे देखा है, क्या बाकियों में इतना फॉलो होता है? सो रिमेंबर गाइस, बाकियों में इतना फॉलो नहीं होता। सो वाई, बाकियों पे क्यों नहीं होता? बाकियों पे इस वजह से नहीं होता कि इतनी हाई अमाउंट में हमें एटीपी रिक्वायर होना लाजमी है। तो एटीपी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो सेल्स मस्ट हैव मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो सेल हमारे पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वाले होंगे, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्टर कैपेसिटी रखने वाले होंगे, वो हमारे पास खाली सिर्फ पीसीटी में होते हैं। बाकियों में इतनी ज़्यादा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती, बाकियों में इतना सब कुछ चैनल वगैरह का चक्कर भी नहीं होता, बाकियों में बहुत कम होता है। सो पीसीटी पे क्यों रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है? क्योंकि इसका एपिथेलियल जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दे आर मेटाबॉलिकली टू मच एक्टिव, दैट्स वाई रीअब्जॉर्प्शन अकर। ठीक हो गया। उसके बाद एक छोटी सी मेरी आखिरी चीज़ रह गई थी पीसीटी के से रिलेटेड, फिर पीसीटी की हमारी कहानी ख़त्म। पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हमारे पास ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है कि हमारे पास विटामिन डी की एक्टिवेशन कराता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, विटामिन डी की जो एक्टिवेशन कराता है। अब जो पीसीटी के जो हमारे पास सेल्स हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड से आया, इंटरस्टिशियम में आया, इंटरस्टिशियम से आने के बाद ये सेल्स पे एक्ट करेगा। अब जो सेल के अंदर हमारे पास है ना, ब्लड से, सेल के अंदर ब्लड से हमारे पास क्या आए होंगे, हमारे पास ब्लड के थ्रू हमारे पास जो आए थे, इसको हम क्या कहते हैं, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, सॉरी वन नहीं 25। अबे यार हाँ 25, वन तो अभी होगा यार, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, ठीक है, पूरा तो मैं नहीं लिख सकता। ये क्या होता है, ये हमारे पास वन ऑफ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, हमें इसको क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इस पीसीटी की सेल्स के ऊपर ऐड करता है। ऐड करने के बाद वो क्या करता है, इस प्रीकर्सर की क्या करा देता है, एक्टिवेशन करा देता है। कैसे कि भाई इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कराता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल।
तो हमारे पास ये विटामिन D3 क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद रीअब्जॉर्ब होगा दोबारा इंटेस्टिशन में, इंटेस्टिशन से ब्लड में जाने के बाद ये क्या कराएगा, ये हमारे पास GIT में जाएगा। GIT में जाने के बाद जो फूड वगैरह में हमारे पास कैल्शियम आइंस वगैरह आए होंगे, जो कि अभी कहाँ पर होंगे भाई, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के सेल्स की तरफ जाएगा। उन सेल्स की तरफ जाने के बाद उनको बोलेगा भाई तुम ल्यूमन से ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करो। फिर ये सेल्स जो है वो दोबारा पोर्टल ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करा देंगे। इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो रिमेंबर कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनेल एंड DCT के अंदर, ठीक है, DCT के अंदर बहुत कम बट मोर इन PCT एंड लूप ऑफ हैनेल, वहाँ पे हमारे पास विटामिन D3 की एक्टिवेशन कराता है। रेस्ट we will discuss in the next lecture.